नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम जानकारी आज लेने वाले हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि जो आपको सिलेबस दिया हुआ होता है वो अलग तरीके का होता है। उसमें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक्स उसको पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहां पर ईटीसी लिखा हुआ होता है और कुछ टॉपिक्स पहले लिख दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट को पता नहीं कि उसको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो आप सभी जानते हो कि आपका सिलेक्शन है फिर पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस हमने पढ़ लिया वही एग्जाम में आएगा और वही एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन हम आराम से सोल्व कर लेंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़े ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आप चाहे आपने 12th लेवल का फॉर्म भरने वाले हो, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने वाले हो, दोनों के लिए जो आपका सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। बस क्वेश्चंस का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, आपका सिलेबस क्या है। वैसे तो हम पहले भी इसको देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार कि आपका ये सिलेबस है। अगर मैं CBT 1 और CBT 2 दोनों की बात यहां पर कर रहा हूं, ये तीन ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, जीके, रीजनिंग, और इसमें भी मैथ, जीके, रीजनिंग ही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो सिलेबस है ना आपका, वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का सबसे बड़ा सिलेबस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके यहीं से आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम मैथ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखते रहना, हर एक छोटी चीज सिखा दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर के सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पिछले पेपर के हिसाब से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके है, अगर मैं 40 क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग आप मान के चलो यहां पर 7 से 8 क्वेश्चंस हैं आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस, और इससे ज्यादा भी आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक जीके वाला क्या हो गया आपका, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्टैटिक जीके, पहला जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है आपका हिस्ट्री। देखो, इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको आप आराम से याद कर लोगे, इसको समझ के, ठीक है, एक कहानी के रूप में इसको याद कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और यहां से भी आपके एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं इतिहास। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आपके एग्जाम में आती है और यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस, देखो इतिहास से ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है। 4 से 5 क्वेश्चंस हैं आपके यहां से आ रहे होते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद साइंस की बात करें, देखो साइंस में पहले पेपर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चंस हैं, वो एवरेज यहां से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो आपका दूसरा पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर पहले पेपर की हम तैयारी की बात करें तो पहले पेपर में यहां से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो एक बहुत अच्छा खासा नंबर आपका यहां पर होता है। ठीक है, साइंस का। ओके, साइंस में आप सभी जानते हो तीनों है आपका बायोलॉजी भी है, आपका केमिस्ट्री भी है, आपका फिजिक्स भी है। इन तीनों से मिलाकर मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, साइंस के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि देखो ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना, उसमें साइंस का काफी ज्यादा रोल होता है। तो उसमें मैं आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए टॉपिक्स बता दूंगा
ताकि एक की तैयारी में आप दोनों की तैयारी आपकी हो जाए। साइंस है वो काफी महत्वपूर्ण होती है ग्रुप डी के लिए, आप जानते होंगे। पॉलिटी की यहां पर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहां से पॉलिटी से भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका करंट अफेयर। यहां से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से आ रहे होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं यहां पर बताऊं, मान लो एक टॉपिक ये है आपका, मान लो नहीं, यही एक बैंकिंग हो गया, एक आपका 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया, एक जो आपका जीडीपी वाला हो गया। ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी होगी। कंप्यूटर की अगर हम यहां पर बात करें तो 2 क्वेश्चंस मान के चलो कि 2 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से आ रहे होते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। तो आपको पता चल गया होगा इसको देख के, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर भी है, स्टैटिस्टिक्स जीके भी है। तो ये बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम आपको डेली 3 घंटे का समय आपको देना होगा, तब जाके आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी। और जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हो तो इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने जरूरी हैं। और एग्जाम के समय में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको करने की आवश्यकता होती है। ये रहने वाला है आपका जीके जीएस का सिलेबस। क्लासेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को कि आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जीके है पहले पेपर में 40 क्वेश्चंस और दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। उसके बाद दूसरा है मैथ। देखो ये सबसे बड़ा सिलेबस है और हार्ड होता है इसमें स्कोर करना। फिर दूसरे नंबर पे जो सिलेबस बड़ा है वो है आपका मैथ का, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है। ठीक है, अगर मानो तो ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का होता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता और ज्यादा इजी भी ये आपका नहीं होता। यहां से पहले पेपर में 30 क्वेश्चंस और दूसरे पेपर में 35 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो चलिए अब हम मैथ के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो मैथ के सिलेबस की अगर हम यहां पर बात करें कि मैथ्स में क्या आएगा, कुछ यहां पर ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। देखो रेलवे का सिलेबस है ना, आपके एसएससी के एग्जाम से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ये जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, रेलवे में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, एसएससी में आज के समय में वहां से सबसे कम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो रेलवे हम एनटीपीसी की और ग्रुप डी की भी यहां पर बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम है, वहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका एलसीएम एचसीएफ। यहां से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। उसके बाद है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। रेलवे के एग्जाम में यहां से देखो 35 में से अगर मैं यहां पर बात करूं, कम से कम क्वेश्चंस भी आएंगे तो 6 से 7 क्वेश्चंस इन्हीं से आने वाले हैं। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, वरना 8 से 10 क्वेश्चंस तक यहां से आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है जी, ये 3 टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद आपका देखो एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स में आपको बता देता हूं जो आपको पढ़ना है। वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मेंसुरेशन है, 2DB 3DB, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, क्षेत्रमिति वाला। उसके बाद एलजेब्रा भी आपको पढ़ना होगा, आपको ज्योमेट्री भी आपको पढ़नी होगी, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़ना होगा। ये जो 6 चैप्टर हैं ये आपके एडवांस मैथ के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो एडवांस मैथ जो पूछते हैं ना कि सर जी एडवांस मैथ आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो यहां पर ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। ठीक है जी।
उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात हमें पढ़ना होगा मैथ में। इसके अलावा जो मिक्सचर है, मिश्रण का, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो 0 से 1 क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य है, यह भी हमें पढ़ना है। इसी के साथ साथ पाइप एंड टंकी भी आपका आता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। उसके बाद है आपका प्रतिशत, प्रतिशत भी हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर प्रतिशत को नहीं समझोगे तो अर्थमेटिक को आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। इस बात को याद रख लेना। अर्थमेटिक है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अर्थमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए यह निभाने वाला है। तो परसेंटेज हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम यहां पर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ और हानि हो गया। सीआई और एसआई है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। यहां से भी आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, टाइम एंड वर्क हमने देख ही लिया है, तो इसको छोड़ते हैं। अच्छा, दोबारा आ गया, ये दोबारा से लग गया है। ये देखिए क्या है, आपका एवरेज है, औसत वाला चैप्टर हमें मैथ में पढ़ना है। ये रेलवे में एक नया टॉपिक है जो बाकी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। वो है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। जो माध्य माध्यिका वाला है ना, वो आपको यहां पर पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक ये चैप्टर है, ये भी आपको बाकी एग्जाम्स में बहुत कम जगह देखने के मिलता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोला जाता है। ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। पार्टनरशिप है, ये भी बहुत कम एग्जाम्स में आता है, और इसमें भी 0 से 1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैथ में पार्टनरशिप भी आपको पढ़नी है। उसके अलावा एज की बात करें हम, आयु की अगर बात करें तो आयु से भी आपके एग्जाम में 0 से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा होता है। ठीक है जी, ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये आपका मैथ का सिलेबस है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इन 20 टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो, सीखते हुए चलो। जब तक देखो कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हो, मान लेते हैं आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना शुरू किया, पहले इसकी बेसिक क्लास सीखो कि इसमें बेसिक क्या होता है, कैसे क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फिर उसके बाद आपको सीखना है टाइप फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो टाइप फर्स्ट में जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेसिक, उन बेसिक से फिर आप दूसरी टाइप पे चलो कि हार्ड, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और सारी चीजें ये तब निकल जाएंगी जब आप बेसिक क्लास को, पहली क्लास को बहुत अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो क्लासेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है उसके लिए रीजनिंग का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले ये 5 टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है आपका सीरीज वाला, फिर है आपका एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन और वेन डायग्राम। ये एक ऐसे चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस बनेगा तो इसको सबसे हार्ड यहां से बनाया जा सकता है, यहां से सबसे इजी क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है, और यहीं से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो रीजनिंग के जो 5 टॉपिक है यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैथ में हमने 3 टॉपिक्स के बारे में बात की थी, रीजनिंग में ये आपके 5 टॉपिक्स हैं, और अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका दिमाग है ना वो बहुत तेजी से काम करने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि रीजनिंग अब मेरे को पढ़ना है और करना। रीजनिंग क्या होती है? तर्क शक्ति ही होती है, मतलब आपकी बुद्धि है, दिमाग है, वो कैसे काम करता है, कैसे सोच पाता है, आपकी सोचने की क्षमता है वो चेक की जाती है। तो यहां से आपकी सोचने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आपको आगे जो चैप्टर करने हैं, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया।
फिर उसमें सिर्फ आपको इसी में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, बाकी तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ चुकी होगी और इसमें भी फिर आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इसमें है ना क्वेश्चंस को लॉन्ग बनाया जा सकता है और जितना बड़ा क्वेश्चंस लॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट को करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको यह भी पढ़ना है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको पता है कि फिगर सीरीज हो गया, यानी कि आकृति वाले हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी आकृति वाले चैप्टर है यहां पर सारे दिख रहे हैं। पेपर को काटना, पेपर को मोड़ना, आकृति को पूरा करना, ठीक है, जो काटा गया है उसको बताना कौन से हिस्से में आएगा, आकृति को जोड़ना, सीरीज में बताना। तो ये आकृति वाले हैं, जो इमेज वाले आपके सारे के सारे चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हो। मूर्खता वाला काम मत करना। मैं अभी एक रील्स देख रहा था, उसमें था कि एक पेन लो और उस पर चित्र बना दो और उसके पीछे दिखेगा वही हो जाएगा। इतना ना तो पेपर में समय होता है, ना आप पेपर में चित्र बना सकते हो। ये बात याद रख लेना। सुनने में आसान लगती है, मजा आता है, लेकिन उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। ठीक है, हाँ वैसे घर पे बैठे हो तब कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में वहां ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं किए जाते, क्योंकि यहां पर एग्जाम में जो चित्र मिलता है ना, जो आकृति मिलती है, बड़ी अच्छी आकृति मिलती है। उसको बनाने में 2 4 5 मिनट आप लगा दोगे, फिर जाके कहीं आंसर निकलेगा। और एक क्वेश्चन में इतना समय दे दोगे तो फिर पेपर कभी पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 120 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ 90 मिनट में। तो आपको ये बेवकूफों वाली चीज नहीं करनी जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, जो सोशल मीडिया में आपको सुनने में अच्छी लगती है। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। उसके बाद आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पढ़ने हैं, प्लस माइनस वाले, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है, स्लोगिज्म पढ़ना है, मिरर एंड वाटर इमेज पढ़नी है। आकृतियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आपका डाइस वाला है, पासा है, वो भी आपके एग्जाम में आता है। और इसी में एक लिखना मैं भूल गया, वो है आपका क्लॉक वाला चैप्टर। और यहां पर एक और है भाई, कैलेंडर वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, क्लॉक वाला, और यहीं पे लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। कैलेंडर वाला जो चैप्टर है ये आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं, जहां से आपके एग्जाम में आते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से में आते हैं, जो आपका रीजनिंग में हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सोल्व करवाने में, वो 5 मैंने बताए थे। लेकिन आपके रेलवे के एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट होता है ये वो 3 चैप्टर है। जैसे मैथ में 3 चैप्टर थे, ये वो 3 चैप्टर है जो बाकी एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, या तो आते ही नहीं। देखो क्लॉक और कैलेंडर है ना, बहुत कम एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। डाइस तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके रेलवे एग्जाम्स में ही आएंगे और आपको इनको आराम से पढ़ना है। बात समझ में आ गई? इनको इंपॉर्टेंट समझ के आपको पढ़ना है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था। तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो क्लासेज की बात कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो कौन कौन क्लासेज का इंतजार कर रहा है, कौन कौन पढ़ना चाहता है, किस सब्जेक्ट की क्लास की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यहां पर आपको आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड और प्लस में आपका ग्रुप डी से रिलेटेड जानकारी और तैयारी है, वो सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आपको नोट कर लेने हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और एक बात ध्यान रखना, पहले में थोड़ी कम स्पीड होगी तो भी काम चल जाएगा, दूसरे वाले में आपको स्पीड को बढ़ाना होगा। तो पहला टारगेट अपना ये है कि सब कुछ सीखते हैं और इस एग्जाम को पास करते हैं, फिर यहां पर स्पीड को बढ़ा के अच्छा स्कोर हमें करना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।